हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। निजी कारणों से नहीं आ पाएंगी। ईडी ने उनकी इस रिक्वेस्ट को नहीं माना और अब रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंची है, उनसे पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से अब सीबीआई ने ये मामला अपने हाथों में ले लिया है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इस स्टोरी को लेकर। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, अपडेट दीजिए फौरन। जी बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती को पहले ही ईडी ने उनका जो रिक्वेस्ट था उसे डिनाई कर दिया था और बहुत सख्त लहजे में कहा था कि उन्हें आज का समय दिया गया है और अपना बयान दर्ज कराने के लिए वो ईडी दफ्तर पहुंचे और 12 बजे का उनको समय दिया गया था और वो ठीक लगभग 12 बजे के करीब यहाँ पर पहुंची। उनके साथ में उनके कोई करीबी थे जिनके साथ में वो इस कार में पहुंची और सीधे वो ईडी दफ्तर में चली गई। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, सवाल जवाब करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने सभी सवालों के जवाब टालते हुए लिफ्ट के जरिए वो ऊपर जो दूसरी मंजिल पर ईडी का दफ्तर है वहां वो पहुंची, सभी सवालों के जवाब टाले। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इतने दिनों तक रिया चक्रवर्ती गायब थी और आज वो सीधे ईडी दफ्तर पहुंची हुई है। उन्होंने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था, मास्क लगाया हुआ था और अपने एक करीबी किसी साथी के साथ वो ईडी दफ्तर पहुंची हुई है। मृत्युंजय, ये बात लगातार कही जा रही थी कि रिया चक्रवर्ती पूछताछ से बच रही हैं। उनके सामने रिया चक्रवर्ती पे लगातार आरोप था कि वो पूछताछ से बच रही है, मामले को टालने की कोशिश कर रही है। अब वो जब पहुंची है वहां पर तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? और जैसा कि आपने बताया कि वकील भी उनके साथ में नहीं है। मृत्युंजय जी बिल्कुल, उनके वकील जो है सतीश मानी शिंदे, वो किसी और केस को लेकर कोर्ट में, दूसरे कोर्ट में व्यस्त है। वो अपने किसी करीबी के साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती समन को कहीं न कहीं नकार रही थी, नहीं आना चाहती थी, सवाल जवाब को टाल रही थी। लेकिन आज सुबह जो ईडी का लहजा था बहुत सख्त था। ईडी ने स्पष्ट कहा था कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो डिनाई किया जाता है। जिस ग्राउंड को बनाकर आपने रिक्वेस्ट किया है उसे डिनाई 12 बजे तक। मृत्युंजय, मैं आपको रोक रही हूँ और बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। रिया चक्रवर्ती जो कि केंद्र में है सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में, वो पहुंची है ईडी के दफ्तर। उन्होंने हालांकि सुबह ईमेल किया था और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी ईडी से कि वो निजी कारणों के चलते नहीं आ सकती हैं। उनके वकीलों का कहना था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक उन्हें पूछताछ से अलग रखा जाए। लेकिन ईडी ने बड़े सख्त लहजे में रिया चक्रवर्ती को ये कहा कि नहीं, आपको आज सम्मन किया गया है पूछताछ के लिए, आपको आना होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, रिया चक्रवर्ती जिस समय पहुंची है और मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की, पूरा मुंह उन्होंने अपना ढका हुआ था। रिया चक्रवर्ती लगातार बचती हुई नजर आ रही थी पिछले कुछ दिनों से इस पूछताछ से, लेकिन आज वो ईडी के दफ्तर पहुंची है। जिस तरीके से मनी ट्रेल का ये पूरा मामला ईडी देख रही है, उसको देखते हुए ये पूछताछ बहुत अहम हो जाती है। और हम आपको बता दें कि जैसे ही कोई जानकारी निकलकर सामने आएगी, सबसे पहले हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखाएंगे। ये उस समय की तस्वीरें जिस समय रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची थी। और हम आपको यह भी बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने आज सुबह ईमेल किया था कि मैं नहीं आ सकती निजी कारणों के चलते। ईडी ने साफ कर दिया आपको आना होगा, 12 बजे का समय आपको दिया गया है। तो रिया चक्रवर्ती अपने किसी करीबी के साथ वहां पहुंची है, उनके साथ कोई वकील उनका मौजूद नहीं है। ये हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने हमें जानकारी दी है। ये उस समय की तस्वीरें जब वो ईडी के दफ्तर, मुंबई में जो ईडी का दफ्तर है वहां पर पूछताछ के लिए पहुंची है। बड़ी खबर, ये एक बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले में, क्योंकि अब जांच क्योंकि सीबीआई करेगी तो ये ईडी जो है वो मनी ट्रेल का जो पूरा नेटवर्क जिसके कहा जा रहा है उनके परिवार की तरफ से, उसकी जांच कर रही है। बिल्कुल शोभना, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने इसे भी टालने की कोशिश की थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके के ऑब्जर्वेशन मुंबई पुलिस के खिलाफ आए, जो उनको बचाती हुई दिख रही थी, और उसके बाद ईडी का जो सख्त रवैया था, उसके बाद आखिरकार रिया पहुंच गई हैं और बातचीत के बाद ही कुछ चीजें समझ में आएंगी कि क्या हो सकता। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सबसे पहले तस्वीरें आप एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब रिया चक्रवर्ती किस तरीके से मुंह ढककर वहां पर पहुंची हैं और जो मनी ट्रेल के जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं उन पर ईडी क्या उनसे निकलवा पाती है और जांच किस दिशा में आगे जाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और काफी इससे जानकारी मिलने की उम्मीद भी है। और मृत्युंजय के पास हम सीधे रुख करते हैं। मृत्युंजय, तो अब रिया चक्रवर्ती के किसी वकील से या उनके किसी करीबी से आपका संपर्क हो पाया कि आखिरकार वो किस तरीके से यहां पर पहुंची, जबकि पहले उनकी बहुत निजी कारण बहुत वो टाल रही थी, तो किस तरीके से उनका यहां पहुंचना बन पाया? बिल्कुल राजकिशोर जी, देखिए मेरे पास में उनके वकील सतीश मानी शिंदे का एक मैसेज आया है और उस मैसेज को मैं पढ़कर अपने दर्शकों को बता दूं। रिया चक्रवर्ती इज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट माफ कीजिएगा फोन, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ईडी हैज इन्फॉर्म्ड
the media that the request to postpone the attendance is rejected. She has appeared in the ED at the appointed time and date. यानी कि वो एक कानून का पालन करने वाली एक महिला है और मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि उनका जो रिक्वेस्ट था ईडी द्वारा डिनाई कर दिया गया है। ऐसे पर जब उनका रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया गया है तो जो ईडी ने उनको समय और जगह बताई थी उस समय और जगह पर उनकी जो वकील है रिया चक्रवर्ती वो समय पर पहुंची हुई। ये मैसेज सतीश मानी शिंदे जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से हमें मिला है। मृत्युंजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने उनको बताया हमें अभी कि उनके साथ कोई करीबी है, क्या वकील भी है उनके साथ? ये मैं दोबारा आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। देखिए मैं उनकी पहचान नहीं कर सका, लेकिन जो हाव भाव था, व्यवहार था, वो कोई वकील का नहीं लग रहा था। मैं उन व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। हालांकि वो सतीश मानी शिंदे तो 100% नहीं थे क्योंकि सतीश मानी शिंदे इस वक्त कोर्ट में है और हम उन्हें पहचानते हैं अच्छी तरीके से। पर ये क्या कोई जूनियर थे या उनके करीबी थे स्पष्ट तौर पर नहीं कर सकता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के अनुसार वो किसी कोई करीबी ही लग रहे थे। वो वकील नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया को रोकने की कोशिश की और प्रिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे और प्रोटेक्ट करके ले जा रहे थे, कोई करीबी ही लग रहे थे। संभवतः उनके दोस्त या उनके कोई और जो शुभचिंतक हो वो हो सकते हैं। लेकिन उनके जो मुख्य वकील हैं सतीश मानी शिंदे वो बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने मैसेज के माध्यम से हमें ये जानकारी दी। ठीक है मृत्युंजय, आप बने रहिए हमारे साथ और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए और रोमाना इसार खान। अब खबरों का सिलसिला उनके साथ आगे बढ़ेगा। शुक्रिया शोभना इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, आपका सबका स्वागत है। खबर दिन भर में मैं और रुमाना आपके साथ हर रोज इस वक्त मिलते हैं, लेकिन इस वक्त सीधे शुरुआत कर रहे हैं इन तस्वीरों के साथ जो इस वक्त की सबसे बड़ी घटना है। रिया चक्रवर्ती, जिनको पहले मुंबई पुलिस भी पूछताछ में शामिल कर चुकी है सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में, और आज रिया चक्रवर्ती को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस था अपीयर होने के लिए। पहले उनके वकील ने इजाजत मांगी कि वो अपीयर नहीं होना चाहेंगी, बाद की डेट दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट की तारीख निकलने के बाद, लेकिन ईडी ने उनकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को जो 12 बजे का समय दिया गया था उसी वक्त वो मुंबई के इस प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय पहुंची हैं। उनके साथ में कोई एक करीबी शख्स इस मरून सी टी शर्ट में भी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें देखिए, रिया चक्रवर्ती की पूरा चेहरा ढका हुआ है, बाल ढके हुए हैं, मुंह पे मास्क लगाया हुआ है। कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर इल्जाम दरअसल ये है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को हड़पा है, पैसों को गबन किया है। तो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी तब से रिया चक्रवर्ती कहीं नजर नहीं आई थी। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर हो जाती है, तब से पहली बार रिया चक्रवर्ती जो नजर आई हैं। और इस मौके पर भी रिया चक्रवर्ती ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, सिर पर सफेद दुपट्टा लिया हुआ है, कुर्ते में नजर आ रही हैं रिया चक्रवर्ती। उनके साथ में एक शख्स, ये देखिए, टोपी लगाकर मरून टी शर्ट में रिया को एस्कॉर्ट करते हुए ईडी दफ्तर ले जाते हुए। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से ये मांग की गई थी ईडी से कि साहब जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे कुछ बात नहीं आती है निकलकर, तब तक रिया को पेश होने से छूट दी जाए। लेकिन फिर वकील की तरफ से अभी बयान आया है रिया के, जिसके बारे में मृत्युंजय तिवारी हमें जानकारी दे रहे थे। सीधे आपको लिए चलते हैं, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, क्या कह रहे हैं रिया के वकील? ईडी की तरफ से मोहलत नहीं मिली, इसी वजह से तय समय पर तय जगह पर पहुंच गई है रिया ईडी के सामने पेश होने के लिए। बात है और आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने कल रात को ईडी को एक ईमेल किया था, उसमें उन्होंने एक निजी कारण का जिक्र किया था और साथ ही कहा था कि चूंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और ऐसे पर वो कुछ समय चाहती हैं जिसके बाद वो ईडी द्वारा दिए गए समय पर पहुंच जाएंगी। लेकिन आज सुबह जब उनका रिक्वेस्ट ईडी ने डिनाई कर दिया और ईडी ने बहुत सख्त लहजे में, जो हमारी ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई, बहुत सख्त लहजे में कहा कि हमने उनका रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया है और रिया चक्रवर्ती को तय समय तय जगह पर आज हाजिर होना होगा। और वो आज 11:50 पर ईडी दफ्तर पहुंची, उन्हें 12 बजे का समय दिया गया था। इस पर तुरंत 11:51 पर सतीश मानी शिंदे, उनके वकील, ने कहा कि रिया चक्रवर्ती एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उन्हें बिल्कुल। मृत्युंजय, आप जो तमाम जानकारी दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है। मृत्युंजय मुंबई में है, लगातार नजर रखें इस केस पर। दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं, एक जब रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस ने बुलाया था खुदकुशी के बाद, और दूसरी जब मामला ईडी के पास चला गया कि पैसे के गबन को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट डिटेल्स को लेकर, तब रिया चक्रवर्ती की पेशी हुई। दो तस्वीरें आपके सामने देखिए, रिया चक्रवर्ती की साफ तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ईडी ऑफिस के अंदर की ये तस्वीर है, उन्होंने अपने सर से दुपट्टा हटाया हुआ है।
इन तस्वीरों में रिया चक्रवर्ती को आसानी से पहचाना जा सकता है। पीछे वाला शख्स जो मुंह पे मास्क लगाए हुए है वो रिया चक्रवर्ती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ओम प्रकाश तिवारी भी मेरे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, दरअसल जानते हैं ओम प्रकाश लगातार ईडी को कवर कर रहे हैं। ओम प्रकाश, किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे रिया चक्रवर्ती से आज? क्या सबसे महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है? सुमित जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिया लगातार अपने वकीलों के संपर्क में थी और उसके वकीलों ने उससे कहा था कि उसे पेश होने की जरूरत नहीं है और सेम वही चीज जो है वो ईडी के अधिकारियों से कही हुई थी। जब ये मेल पहुंचा ईडी के पास तो ईडी सूत्रों के मुताबिक वहां के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सत्यव्रत कुमार, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस मेल को माना नहीं जाएगा। अगर वो नहीं आती हैं तो हम उनके गिरफ्तारी वारंट के लिए भी कोर्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये केस बेहद अहम मोड़ पर है, इसलिए रिया का आना बेहद आवश्यक है। ईडी अधिकारियों द्वारा कोर्ट मूव किए जाने की बात कहे जाने के बाद रिया अब जो है ईडी ऑफिस पहुंची है। इसमें सबसे जो अहम सवाल उनके सामने होंगे, 3 चरणों की आज पूछताछ होगी। मैं आपको बता दूं सुमित जी, पहले चरण में उनसे व्यक्तिगत सवाल होंगे, उनका नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनका स्थायी पता क्या है, उनका लोकल एड्रेस क्या है, और दूसरे चरण में उनसे पूछा जाएगा कि उनके पास कौन कौन से बैंक खाते हैं, उनकी फैक्ट। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है उसमें पूछा जाएगा कि क्या सुशांत सिंह से उन्होंने कोई विल करवाई थी, क्या सुशांत सिंह से उन्होंने पैसे लिए थे, जो बंबई में 2 प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी हैं उसके लिए पैसे कहां से आए थे, क्या उन्होंने सुशांत सिंह से कोई लोन लिया था, क्या सुशांत सिंह के बैंक खातों को ऑपरेट कराने के लिए उन्होंने कोई अथॉरिटी लेटर सुशांत सिंह से लिया था। ये तमाम सवालात हैं, अहम सवालात हैं, जिनके जवाब अब रिया चक्रवर्ती को देने होंगे। ये ओम प्रकाश तिवारी जो आप सवालात यहाँ पर गिना रहे हैं, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक दिन में मामला नहीं निपटेगा। मतलब ये पूछताछ जो है वो लंबी चलती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल रोमाना, आप ये समझिए कि आज जो सवालात पूछे जाएंगे, जो अभी तक की जांच हुई है, जो उनके अकाउंटेंट से पूछताछ हुई है, अकाउंटेंट ने जिन प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, जिन दस्तावेजों के बारे में दिए हैं, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, आज वो पूछताछ होगी। आज की पूछताछ कुछ लंबी चलेगी, लेकिन पूछताछ आज खत्म नहीं होगी और इसके बाद रिया को फिर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने की संभावना है। रोमाना, एक चीज बताइए, क्या इस तरह के भी चांसेस है कि ये भी पूछा जाए रिया चक्रवर्ती से कि आपने 2-2 फ्लैट कहां से खरीदे, उसके लिए पैसे कहां से आए, उस पैसे की जानकारी क्या रिया से ली जाएगी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि रिया अभी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर रही है, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी स्टार नहीं बनी है वो। देखिए सुमित जी, जो ईडी सूत्रों के मुताबिक पता चला है, उसके जो अकाउंटेंट से और जो उसके बैंक के दस्तावेज हैं, उसके मुताबिक जो रिया की वार्षिक आय है कुछ लाखों में है, लेकिन जो फ्लैट है वो बहुत ज्यादा कीमत के हैं। तो लिहाजा रिया से ये सवाल पूछा जाएगा, ये जो दोनों फ्लैट खरीदे गए, जो एक आपके पिता के नाम पर है और एक आपके नाम पर है, तो ये पैसों, इन फ्लैटों को खरीदने के लिए पैसा कहां से आया था, क्या किसी से लोन लिया था, उसकी जानकारी दीजिए, उससे संबंधित दस्तावेज पेश कीजिए। क्योंकि रिया की जो प्रॉपर्टी है, शुरुआत की जो सवाल होंगे उसी में पूछा जाएगा रिया से कि आपके पास नाम पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, आप उनको डिस्क्लोज कीजिए, आपके नाम पे कितने बैंक खाते हैं, आप उनको डिस्क्लोज कीजिए, क्या आपके नाम पे विदेश में कोई खाता, विदेश में कोई प्रॉपर्टी, उनको भी डिस्क्लोज कीजिए। अगर वहां पर रिया पहले चरण में उनको डिस्क्लोज नहीं करती हैं, मान लीजिए इन प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उनको वो दस्तावेज दिखाया जाएगा जो उनके सीए के जरिए ईडी को मिला है और बताया जाएगा ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, ये दस्तावेज आपके सीए ने दिया। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर ओम प्रकाश तिवारी जो दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कल जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के सीए से पूछताछ हुई थी, उसके बाद अब रिया के सामने जो सवाल रखे जाएंगे वो सवाल कहीं ना कहीं रिया जिनके जरिए कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में ओम प्रकाश तिवारी, क्योंकि कल सीए से रिया चक्रवर्ती की पूछताछ हुई थी और उससे कई अहम जानकारियां निकली थी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला किस तरीके से यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, इसका आप जवाब दीजिएगा। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, ये ईडी दफ्तर में अंदर सीढ़ियां चढ़ती हुई रिया चक्रवर्ती, ये जिस समय अंदर दाखिल हो रही थी उस वक्त की तस्वीर है और यहां पर शायद कुछ कहा भी है रिया ने, सुनते हैं। तो ईडी दफ्तर के बाहर
मीडिया के लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिया ने किसी को जवाब नहीं दिया। ये देख रहे हैं आप, नीला कुर्ता है, सफेद दुपट्टा है, दुपट्टा सिर से लिया हुआ है रिया ने। उनके साथ में ये मरून टी शर्ट और काली टोपी वाला शख्स जो उनके साथ आया है, और ये ईडी दफ्तर के अंदर जाते हुए रिया चक्रवर्ती। बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीर, क्योंकि रिया चक्रवर्ती कहां है? बिहार पुलिस तो ढूंढते ढूंढते वापस लौट गई बिहार। रिया चक्रवर्ती का कोई अता पता मिला नहीं, और अब रिया चक्रवर्ती की ये पहली तस्वीर ईडी ने कहा था पेश होने के लिए। यहां से भी बचने की कोशिश रिया के वकील की तरफ से ईडी से कहा गया था कि कुछ मोहलत दे दीजिए, लेकिन जब ईडी ने साफ मना कर दिया कि तय वक्त पर तय जगह पर आपको पेश होना ही होगा, तो फिर रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। अब एक बार फिर से ओम प्रकाश तिवारी का रुख करते हैं और समझते हैं ओम प्रकाश तिवारी से कि कल रिया के सीए से जो पूछताछ हुई थी, उसके बाद किस तरीके से घेराबंदी और मजबूत होते हुए रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। ओम प्रकाश, देखिए रोमाना, रिया का जो सीए थे उनसे पूछा गया था कि आप बताइए कि क्या रिया की प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि आप उनके सीए हैं। कोई भी चीज खरीदने के पहले कोई भी शख्स अपने सीए से बातचीत करता है कि इतने पैसे वहां लगने हैं, इन पैसों के लिए क्या किया जाए, कैसे उनको एडजस्टमेंट किया जाए, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो वो सीए ने वो तमाम बातें बताई कि इनके पास ये चीजें हैं और ये प्रॉपर्टीज इनके पास मौजूद हैं। सीए से पूछा गया इनके पास बैंक में पैसे कहाँ से ट्रांसफर होके आए। सीए से पूछा गया कि ये पैसे किसने दिए। यानी तमाम जानकारियां जो रिया से पूछी जानी है वो इनिशियल तौर पर सीए से मिली हुई हैं, लेकिन अब उनकी पुष्टि कौन करेगा? रिया, क्योंकि रिया बताएगी। अगर रिया कोई चीज छुपाती है तो फंदे में आती है, सीए का बयान है। रिया कोई चीज अगर नहीं छुपाती है तो उसका प्रॉपर तरीके से उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि ये बताइए फिर आपके पास आया कहां से। और उसी के बीच में कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई धारा मनी लॉन्ड्रिंग से या ईडी के केस से जुड़ते हुए मामले से जुड़ी जाएगी। और ये भी हो सकता है रोमाना कि इस पूरी पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे सामने आए। बिल्कुल, मेरे साथ मृत्युंजय बने हुए हैं। मृत्युंजय लगातार इस खबर पर नजर रखे हैं। मृत्युंजय, आप उस दिन भी थे जब रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस ने बुलाया था। आज से करीब महीने भर पहले की बात होगी, जून के महीने की बात है, तारीख एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा उस दिन की रिया चक्रवर्ती का जो अपीयरेंस मुंबई पुलिस के पास हुआ और आज जो रिया चक्रवर्ती ईडी मुख्यालय मुंबई में पहुंची है, क्या रिया चक्रवर्ती के हाव भाव में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में किसी तरह का बदलाव, या वही रिया चक्रवर्ती जैसी पिछली बार थी? जी बिल्कुल सुमित जी, आपको बताएं कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। 14 जून के बाद से लेके आज तक, अब तक पब्लिक के सामने रिया चक्रवर्ती 3 बार आई हैं। 15 तारीख को वो मुंबई के कूपर अस्पताल में आई थी सुबह के वक्त, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर रखा गया था। उसके बाद के 13 दिन बाद वो मुंबई पुलिस के बांद्रा पुलिस थाने में आई थी सुबह 11 बजे के करीब, और रात को 10 बजे वो निकली थी। बहुत लंबी पूछताछ उनसे हुई थी और आज वो ईडी के सामने पेश हुई है। जब वो मुंबई पुलिस के सामने आई थी तो कहीं न कहीं वो सिर्फ एक विटनेस के तौर पर अपने आप को वहां पर प्रेजेंट कर रही थी, और वो उनके हाव भाव में दिख रहा था। उनके साथ में वो अपने साथ पानी का बोतल भी लेकर आई थी, सैनिटाइजर भी लेकर आई थी, और उनके जो एक और साथी थे वो बार बार लाकर खाने पीने की चीज या चॉकलेट और पानी भी लाकर दे रहे थे। लेकिन आज उनको यह अंदाजा था कि ईडी ने उन्हें बुलाया है, बहुत सख्ती से बुलाया है। यहाँ मीडिया कर्मी भी हैं। लेकिन एक बात माननी होगी कि रिया चक्रवर्ती का नाम इतना उछला इन दिनों में, उनकी सुशांत सिंह राजपूत के पिता की जो कंप्लेंट थी, जो एफआईआर में तब्दील हो गई, जो मामला अब सीबीआई के पास चला गया, उसमें सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती उनके परिवार को ब्लेम किया गया है। तमाम वजहों से उनके पैसों को लेकर उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनको पागल करार देने की कोशिश की गई, सभी तरह के एलिगेशन है। लेकिन इसके बावजूद भी रिया चक्रवर्ती के बारे में जितनी बातें कही गई कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, वो मुंबई से बाहर चली गई हैं, रिया ने हर बार कोऑपरेट किया है। जब जब उनको समन किया गया है तब रिया सामने आई, और रिया मुंबई में ही है। इससे एक बात साफ हो गई, रिया कहीं भागी नहीं थी। जी बिल्कुल, ये पहले से स्पष्ट था कि वो मुंबई में ही है, बस वो अपना घर बदल रही थी। कभी वो किसी रिलेटिव के यहाँ थी, कभी ये किसी दोस्त के यहाँ थी, और फिर कभी अपने घर पर भी आई थी। परसों के दिन वो अपने घर पर शाम को देखी गई थी, जो कि सांता क्रूज में उनका निवास है। और निश्चित तौर पर उन्होंने, लेकिन एक महत्वपूर्ण देखिए कि इसके पीछे कौन गाइड कर रहा है। उसके पीछे एक अच्छे वकील सतीश मानी शिंदे, जो उनके वकील हैं, वो लगातार उन्हें गाइड कर रहे थे। और जब जब उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि यहाँ आपको जाना है या यहाँ नहीं जाना है, वो उसको उन्होंने फॉलो किया है। आज देखिए ईडी ने उनका रिक्वेस्ट खारिज कर दिया, तो उनके वकील ने तुरंत मैसेज करके बताया कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, खारिज हो गया तो उन्हें जाना पड़ेगा, इसलिए तय समय पर वो पहुंच चुकी है। तो कहीं न कहीं उनके वकील ही उन्हें बता रहे हैं कि आपको कहाँ अपीयर होना है या कहाँ नहीं जाना है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है एक बार हमें जल्दी से ओम प्रकाश तिवारी का फिर से रुख करना चाहिए। ओम प्रकाश, क्योंकि इस पूरे मामले में परिवार ने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसमें 15 करोड़
सीधे सीधे 15 करोड़ को लेकर रिया चक्रवर्ती को कटघरे में खड़ा किया गया था। एक कंपनी का जिक्र किया गया था जिसमें डायरेक्टर रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत थे। उस कंपनी को लेकर, वो 15 करोड़ रुपए को लेकर किस तरीके से ईडी अपनी जांच बढ़ाएगी, क्या सवाल हैं जो रख सकती है रिया के सामने आज? देखिए रोमाना जी, उसके लिए बड़ा क्लियर कट ईडी के जो क्वेश्चन, ईडी ने जो अपना क्वेश्चनर बनाया है उसमें उनसे पूछा जाएगा कि आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या सुशांत सिंह ने इन कंपनियों में पैसा लगाया था, ये सवाल होगा। इन कंपनियों में क्या काम होता था, आपका भाई किसी कंपनी में डायरेक्टर था, आपका भाई किन किन कंपनियों में डायरेक्टर था वो बताइए। ये आप सबसे बड़ा सवाल कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आप कंपनी चला कैसे रही थी, इस कंपनी को फंडेड कौन कर रहा था, कंपनी में पैसा कहां से आ रहा था, कंपनी से पैसा जा कहां रहा था और कंपनी में काम क्या होता था, कितने एम्प्लॉय थे। ये तमाम सवालात ऐसे हैं कि अगर शेल कंपनी है तो सामने वाला फंसने के चांस 90% हो जाते हैं। रोमाना बिल्कुल, प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इस समय बिहार पटना से प्रकाश जुड़े हुए हैं। प्रकाश, इन्हीं रिया चक्रवर्ती को ढूंढते ढूंढते बैरंग लौटने पड़ा बिहार पुलिस को और आज रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। देखिए, एक बात तो साफ हो गया है कि बिहार पुलिस वहां गई थी और उनके आईपीएस ऑफिसर जो पटना सिटी एसपी के थे उनको क्वारंटीन कर लिया गया था, उसके बाद से जांच रुक गई थी। लेकिन जो पहले एसआईटी की टीम 4 पुलिस वाले गए थे उन्होंने कोशिश की थी और ये भी कोशिश की थी कि रिया चक्रवर्ती से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन मुंबई पुलिस ने ही पहले ही असहयोग कर दिया था, इसलिए रिया चक्रवर्ती सामने नहीं आई और ना ही ये लोग मिल पाए थे। ये पहला मौका है जब रिया चक्रवर्ती जिन पर आरोप लगा है वो सामने आई हैं, लेकिन उनका क्या बयान है ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी के सामने वो क्या बातें रखती है, जो तहकीकात होगी उस पर किस तरह से होगा। लेकिन फिलहाल मुंबई की पुलिस के जो एक हलफनामा दायर करना था, बिहार पुलिस को हलफनामा दायर करना था, अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया है। तो सीबीआई जांच को लेकर जो सवाल हुए हैं उसमें जो हलफनामा दायर किया गया है बिहार पुलिस की तरफ से, यही एफआईआर की बातों को सामने रखा गया है और कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में संज्ञेय अपराध थे, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे और यही वजह है कि पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। तो ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी बिहार सरकार की तरफ से कि आखिर पटना में क्यों एफआईआर दर्ज हुआ और तहकीकात क्यों की गई। लेकिन फिलहाल मामला सीबीआई के चला गया है, इसलिए बिहार सरकार यहीं तक अपनी बातों को, आप लगातार पटना से कवर कर रहे हैं इस चीज को जरूर पॉइंट आउट कराइए कि माँ बाप को क्या लगा जो कंप्लेंट की है के सिंह साहब ने, उनके परिवार ने, रिया चक्रवर्ती उनके परिवार के खिलाफ साफ साफ नाम है। 15 करोड़ की गबन की बात है, 15 करोड़ रुपए के हेरफेर की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से इतना पैसा लगा। तो माँ बाप को क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती क्या सिर्फ पैसों के लिए ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी? देखिए, जो एफआईआर दर्ज किया गया अगर उसको हम देखें सिलसिलेवार ढंग से तो उसमें साफ कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट और अकाउंट नंबर भी दिया जाता है कोटक महिंद्रा का, उसके साथ भी ये कहा जाता है कि उसमें 17 करोड़ थे, 15 करोड़ रुपए नहीं है जो रिया चक्रवर्ती ने ले लिए। तो ये जो आरोप लगाए थे इसकी जांच शुरू ही हुई थी कि तब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो ये अभी बात आनी बाकी है कि आखिर 15 करोड़ रुपए अगर वाकई उनके पास कोई सबूत थे तो वो सबूत क्या बिहार पुलिस के पास है या फिर मुंबई पुलिस के पास भी इसकी जानकारी थी, क्योंकि इस बारे में जो जिस पर आरोप लगा है उनकी तरफ से अब तक एक भी जवाब नहीं आया है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि उन आरोपों में कितना दम था। बड़ी बात आप एफआईआर दर्ज करने के लिए 17 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के पास चले गए थे। मृत्युंजय, एक चीज और जानना चाहेंगे, 14 जून से लेकर आज तक 7 अगस्त तक इतने दिनों में करीब करीब 60 दिन होने के आगे, 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, इतने दिनों में 55-60 दिनों में क्या बहुत से लोगों के बयान सुने मृत्युंजय हमने, जिसमें यह कहा गया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स का भी इस्तेमाल करती थी, उनके पासवर्ड्स उनको पता थे, उनके परिवार के नौकरों का सामने आना, इस तरह के बयान देना, क्या वो सब भी जांच के दायरे में है? जी बिल्कुल, देखिए इस ईडी जो है वो मनी ट्रेल की जांच कर रही है और इस महत्वपूर्ण तो ये है कि जो एकदम क्लोज लोग थे जैसे कि उनकी मैनेजर या फिर जो रिया के साथ काम करने वाला सैमुअल मिरांडा, ये बहुत महत्वपूर्ण गवाह हैं और ये इनके गवाह बहुत मायने रखते हैं। ये अगर जिनके नाम का जिक्र करेंगे उनके बयान जरूर दर्ज होंगे। अगर मसलन उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि रिया चक्रवर्ती अगर ये दावा करती हैं कि उन्होंने जलेबी फिल्म की कमाई से ये फ्लैट खरीदा है, तो वो बिल्डर के साथ में जो डील हुई थी तो संभवतः है, पूरी संभावना है कि
कुछ दिक्कत आ रही है, आवाज नहीं आ रही है मृत्युंजय की। हम मृत्युंजय का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको लिए चलते हैं ओम प्रकाश तिवारी के पास। ओम प्रकाश, जो सवाल मृत्युंजय से यहां पर पूछा था, उसी सवाल को और एक्सटेंड करके मैं आपके पास लेकर आ रही हूं। ये जो शिकंजा रिया पर कस रहा है, इसमें दरअसल रिया के परिवार वालों के नाम भी तो लिखवाए गए हैं सुशांत के परिवार की तरफ से। तो क्या रिया के भाई को लेकर, रिया के माता पिता को लेकर, उनकी आमदनी को लेकर भी ईडी ने सवाल तैयार किए हैं ओम प्रकाश तिवारी? बिल्कुल रोमाना जी, जैसे मैंने आपको कहा कि पहला जो चरण है उसमें यही है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके नाम बताइए, उनके बिजनेस क्या हैं ये बताइए, आपकी जानकारी में किन किन कंपनियों में डायरेक्टर हैं वो ये बताइए, आपकी जानकारी में उनके पास कितनी प्रॉपर्टी हैं उनकी डिटेल दीजिए, उनके पास कितने बैंक खाते हैं उनकी डिटेल दीजिए, उनकी सोर्स ऑफ इनकम आपकी निगाह में क्या है उनकी डिटेल दीजिए। मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं रोमाना कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो क्वेश्चन करता है वो राइटिंग में करता है, और जो सामने वाला एक्यूज्ड या जो भी आरोपी जो भी है उसको वो सवालों के जवाब राइटिंग में लिखने पड़ते हैं, बात से नहीं होते हैं। राइटिंग में आपको जवाब लिखने पड़ेंगे। वो सवाल पूछेगा आप जवाब लिखेंगे, वो सवाल पूछेगा आप जवाब लिखेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो ईडी के सामने दिया गया बयान है वो किसी भी कोर्ट में नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि रिया के ये बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो रहे हैं और नियम के मुताबिक पीएमएलए के तहत दिया गया बयान सुप्रीम कोर्ट में भी मान्य होता है। ये बड़ी जानकारी यहां पर जो दे रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रकाश कुमार भी हमारे साथ लगातार बिहार से बने हुए हैं। प्रकाश, कुल मिलाकर परिवार की तरफ से इस पूरे मामले में, सुशांत की मौत के मामले में, मतलब कहते हैं ना कि किसी भी क्राइम के पीछे एक मकसद होना जरूरी है, तो यहां पर मकसद परिवार की तरफ से सुशांत का पैसा हड़पना, यही परिवार की तरफ से बताया जा रहा है। जी हाँ, यही मकसद को बताया गया और इसी वजह से एफआईआर भी दर्ज हुआ। और उसमें ये क्योंकि मकसद साफ था कि पैसे हड़पना चाहती थी और इसीलिए सुशांत को वो दवाइयां दे रही थी जिसके लिए वो तैयार नहीं था। ऐसा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है कि जो डॉक्टर्स थे, जो डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब मेडिसिन दे रहे थे, वो उनकी भी जांच होनी चाहिए। वो यहीं तक नहीं रुके थे, बल्कि वो यह भी कह रहे थे कि जो आसपास में जो लोग थे उनको रिया अपने इशारे पर नचाती थी और वो जो चाहती थी करवाती थी। तो ये कहना कि जो पैसे का गबन हुआ है वो रिया चक्रवर्ती उनके पीछे है और यही वजह रही कि सुशांत के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा, दबाव बना और फिर उसने सुसाइड कर ली, ये आरोप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एफआईआर में भी ये माना गया परिवार की तरफ से कि ये सुसाइड ही है, लेकिन उकसाया किसने था उसमें मजबूर कर दिया गया और उनके परिवार और साथ ही बहुत बड़ी वजह मैनेजर है प्रकाश, ओम प्रकाश और मृत्युंजय, तीनों मेरे सहयोगी बने हुए हैं दिल्ली से, मुंबई से और पटना से बारी बारी से। लेकिन जिन दर्शकों ने अभी अभी टीवी ऑन किया उनके लिए एक बार रिपीट कर दें, रिया चक्रवर्ती को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में आज पेश होना था, उन्होंने टालने की कोशिश की, ईडी ने उनकी रिक्वेस्ट को नहीं माना और अंततः रिया चक्रवर्ती अब मुंबई मुख्यालय ईडी में इस वक्त पेश हो रही हैं। उनसे सवाल जवाब का लंबा सिलसिला चल रहा है और सबसे खास बात ये, दरअसल मनी ट्रेल को पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स को अगर पैसा कुछ निकला है तो क्या वो रिया ने निकाला है, क्या वो सुशांत की मर्जी से निकाला था या चोरी छुपे निकाला था, नई कंपनी जो बनी वो क्यों बनी, क्या उसमें सहमति थी, क्या उसकी कोई चिट्ठियां हैं, इन तमाम चीजों की डिटेल जानने की कोशिश ईडी कर रही है, मुंबई पुलिस भी कर रही है और अब सीबीआई भी करेगी। दरअसल इसी के जरिए पता लग पाएगा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत पर वाकई में रिया चक्रवर्ती ने कब्जा कर रखा था, उनको अपना कैप्टिव बना के रखा था, उनको दवाइयों के डोजेस, हाई डोजेस दिए जा रहे थे, जिस तरह के एलिगेशंस लगे। ये तमाम सवाल बहुत जरूरी है सुशांत सिंह राजपूत की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, उनकी खुदकुशी की गुत्थी को सुलझाने के लिए। दरअसल ये सब कुछ क्यों किया रिया चक्रवर्ती ने, और इसी तरह का एलिगेशन फैमिली ने, के सिंह साहब जो कि सुशांत के पिता हैं, उन्होंने अपनी कंप्लेन में किया, जो बाद में बिहार में रजिस्टर्ड हुई एफआईआर के तौर पर, और वही एफआईआर अब सीबीआई के पास चली गई है। सीबीआई ने कल से इस केस में अपनी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है, अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर दी है। इन तमाम चीजों की तह तक पहुंचने के लिए ये तमाम एजेंसियां इस वक्त लगी हुई हैं। महत्वपूर्ण सवाल एक मृत्युंजय मैं आपसे जानना चाहता हूं, रिया चक्रवर्ती पर अभी तक कोई भी चीज प्रूव नहीं हुई है, रिया चक्रवर्ती पर एलिगेशन लगे हैं, सुशांत की बहनों ने लगाए, सुशांत के पिता ने लगाए, अपनी इस एफआईआर के जरिए लगाए, लेकिन ऐसा कोई भी चीज इन्वेस्टिगेशन में पता लगा मुंबई पुलिस को या ईडी को जिससे ये लगे कि रिया चक्रवर्ती ने कहीं कुछ गड़बड़ की है, क्यों कहीं कुछ उन पर शक जाता है? मृत्युंजय।
सुमित जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर परिवार ने जो आरोप लगाए हैं, पैसे का गबन का आरोप लगाया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाया है, परिवार से काटने का आरोप लगाया है, ये तो एक परिवार का पक्ष आ गया। अब इस पर तो जांच में सामने आएगा कि आखिरकार रिया का क्या कहना है। रिया अब तक आ नहीं रही थी, अब ये सामने आई है। चलिए मान लेते हैं कि अकाउंट में से पैसे रिया के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, पर जब तक रिया का बयान न दर्ज हो कि आखिरकार किस उद्देश्य से ये पैसे ट्रांसफर हुए थे, उन्हें दोषी या उन्हें आरोपी कैसे माना जाए। तो ये निश्चित तौर पर आरोप लगे हैं, न केवल रिया पर लगे हैं, उनकी मां संध्या पे लगे हैं, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती पर लगे, उनके भाई शोभित चक्रवर्ती पर लगे हैं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती ने कंपनियां भी फॉर्म की थी। उस कंपनी का दफ्तर नवी मुंबई में दिखाया था, उनके पिताजी के नाम पर फ्लैट है, वहां पर दफ्तर दिखाया था। लेकिन उसमें जो पार्टनर है, शोभिक है, रिया है, उनके भी तो बयान दर्ज करने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस कंपनी को खोलने का मकसद क्या था, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आए थे वो कहां से आए थे और इसका आगे की प्लानिंग क्या थी, उसकी भी जांच होगी। तो अब तक तो आरोप लगे हैं, परिवार ने अलग अलग आरोप लगाए हैं, ये जांच में ही निकलकर सामने आएगा। अब रिया का पक्ष अगर सामने आता है और वो बताती है कि ये मेरे अकाउंट में पैसे इस उद्देश्य से आए थे, या ये जो खर्च हुए हैं यूरोप टूर पर या यहाँ पर वो इस उद्देश्य से यहाँ पर खर्च हुए थे, तो उनका पक्ष भी सामने आएगा। अभी तो कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये अभी तक पूरी तरह एक तरफा और परिवार का आरोप है। नहीं, बिल्कुल अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी, इसीलिए हम यहाँ पर किसी तरीके की कोई राय नहीं बना रहे बैठकर। हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए, पहले रिया की तरफ से मोहलत मांगी गई, ईडी ने मोहलत नहीं दी, तो फिर रिया तय वक्त पर तय जगह पर पहुंच गई हैं ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए। और ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उन्होंने ट्वीट किया है। इस समय की बड़ी खबर, रिया की ईडी में पेशी के बाद सुशांत की बहन का ट्वीट। सुशांत की बहन श्वेता ने ट्वीट किया है और लिखा है, हर हर महादेव। बस सिर्फ हर हर महादेव ये ट्वीट किया है रिया, सुशांत की बहन श्वेता ने रिया के ईडी दफ्तर पहुंचने पर। देखिए, लगातार परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए हैं रिया चक्रवर्ती पर, कटघरे में खड़ा किया गया है रिया चक्रवर्ती को। और आपको ध्यान होगा, जब इस मामले में बिहार पुलिस एक्शन में आई थी, वहां एफआईआर हुई थी, बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही थी, तब परिवार की करीबी सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रही अंकिता लोखंडे ने भी इसी तरीके का एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था ट्रुथ विंस। और अब बहन सुशांत की श्वेता, जिन्होंने रिया के ईडी दफ्तर पहुंचने पर पूछताछ के लिए लिखा है, हर हर महादेव। हम सीधे आपको ये पहले दो तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर 21 जून 2020 की, जब रिया मुंबई पुलिस थाने पहुंची थी पूछताछ में शिरकत करने के लिए। उस दिन सुबह करीब 11 बजे पहुंची थी और रात में 9-10 बजे तक ये पूछताछ चली थी रिया चक्रवर्ती से। पहली बार थाने पहुंची थी तब रिया चक्रवर्ती सुशांत मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ आज की तस्वीर आपके सामने है, जब रिया ईडी दफ्तर पहुंची हैं पूछताछ के लिए। दोनों तस्वीरों में बड़ा फर्क है। मुंबई थाने जब गई थी रिया तो अपना मुंह छुपाती नजर नहीं आई थी, लेकिन आज जिस समय रिया ईडी दफ्तर पहुंच रही हैं तो दुपट्टा सर से ओढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कैमरे की नजर से। बिना कुछ कहे रिया चक्रवर्ती खुद को छुपाते हुए ईडी दफ्तर में सीधे दाखिल हो गई। हालांकि जब मुंबई पुलिस में अपना बयान दर्ज कराने पहुंची थी रिया चक्रवर्ती, तब अंदाज अलग था। तब ना वो नजरें चुरा रही थी, ना वो मुंह छुपा रही थी, बल्कि वो मीडिया की तरफ देखकर एक तरीके से प्रणाम की मुद्रा में थी। और ये ट्वीट सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का, हर हर महादेव, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, गॉड इज विद अस, वॉरियर्स फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जय जय शिव शंभू। Someone said, be careful who you mess with because you don't know who protects them in the spiritual world. ये है श्वेता सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की बहन की तरफ से संदेश कि किसी ने कहा था, जरा संभलकर आप किसके साथ गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आध्यात्मिक तौर पर उस व्यक्ति की रक्षा कौन कर रहा है। और इस मैसेज के साथ सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने हर हर महादेव लिखा है। देखिए, आधा घंटा हो गया है, ईडी दफ्तर में है। पिछले आधे घंटे से रिया चक्रवर्ती पूछताछ कर रही है ईडी की टीम रिया चक्रवर्ती से। सवालों की लिस्ट जो ईडी ने पहले ही तैयार कर ली थी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए, और इन सवालों को बल मिलता है कल जो रिया चक्रवर्ती के सीए से ईडी ने पूछताछ की थी उस पर। मेरे पास इस वक्त वो एफआईआर की कॉपी है, जिसकी वो कंप्लेन की कॉपी है जिस पर एफआईआर दर्ज हुई, मेरे हाथ में है, जिसमें तमाम धाराएं अंकित हैं।
कुछ चीजें जो के सिंह साहब ने इस एफआईआर में लिखवाई हैं वो मैं यहां जरूर पढ़ के सुनाऊंगा, जिस वजह से रिया चक्रवर्ती पर तमाम एजेंसियों का शिकंजा कसा है। ये एफआईआर की कॉपी है, ये एग्जैक्टली एफआईआर ऐसी दिखाई देती है, यहां से शुरू होता है और तमाम चिट्ठी पत्री होने के बाद इसमें जो आखिर में जो कंप्लेन की गई है वो ये है। इसका मैं कुछ एक दो पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को शिकायत क्या थी। के सिंह साहब अपनी इस कंप्लेन में कहते हैं, मेरा बेटा सुशांत मई 2019 तक अभिनय जगत में बुलंदियों पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की अपने परिजन व अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे सुशांत सिंह से जान पहचान बढ़ाने लग गई, जिससे वो सुशांत सिंह के अच्छे संपर्कों का फायदा उठाकर अपने अभिनय जगत में स्थापित कर पाए। वह सुशांत सिंह के, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वह सुशांत सिंह के करोड़ों रुपए पर अपना हाथ साफ कर सके। आपको रोकना पड़ेगा, हम सीधे लिए चलते हैं दर्शकों को। ओम प्रकाश तिवारी के पास कुछ अपडेट है। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? रोमाना, मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती को ईडी अधिकारियों ने ये बता दिया है कि जो कि जब कोई शख्स ईडी ऑफिस पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि आपको इस बात के लिए नोटिस दिया गया है कि आपको मिल गया है, और उसके बाद एक ओथ कराई जाती है। रिया चक्रवर्ती इस समय उस ओथ को लिख रही हैं, इस ओथ को लिखवाया जाता है, यानी पूछताछ का सिलसिला अब इस ओथ के लिखने के साथ ही शुरू हो जाएगा। आधा घंटा उनको पहुंचे हो गया है और अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती से ओथ लिखवाई जा रही है। इस ओथ में वो लिख रही हैं कि उनके पास जो भी जानकारी है, उनको पता है कि ईडी ने उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ के लिए बुलाया है, लिहाजा वो कोई भी जानकारी गलत नहीं देंगी। इस ओथ में यह भी लिखवाया जाता है कि अगर वो कोई गलत जानकारी देंगी तो उन्हें कानून सम्मत के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी की इस समय ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से ओथ लिखवाई जा रही है, जो कि प्रक्रिया है। ईडी पूछताछ शुरू करने से पहले ये ओथ लिखवाती है कि आप जो बता रही हैं, देखिए अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। अच्छा, मेरे साथ सुमित अवस्थी लगातार बने हुए हैं और सुमित के हाथ में वो एफआईआर की कॉपी है और सुमित हमें ये बता रहे थे कि एफआईआर के वो मुख्य बिंदु जिसके जरिए परिवार कटघरे में खड़ा कर रहा है रिया चक्रवर्ती को। सुमित, मैं उसकी 2-3 पॉइंट्स पढ़ के सुना रहा हूं। एफआईआर तो लंबी चौड़ी है, लेकिन जिससे रिया चक्रवर्ती पर और उनके परिवार पर शक है, के सिंह साहब जो कि सुशांत सिंह के पिता हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की अपने परिजन व एक सोची समझी साजिश के तहत यानी वेल प्लान तरीके से मेरे बेटे सुशांत सिंह से जान पहचान बढ़ाती है, जिससे वो सुशांत सिंह के अच्छे संपर्कों का फायदा उठाकर अपने आप को अभिनय जगत में स्थापित कर पाए। वह सुशांत सिंह के करोड़ों रुपए पर अपने हाथ साफ कर पाए, करोड़ों रुपए पर अपने हाथ साफ कर पाए। ये के सिंह साहब ने बाकायदा अपनी शिकायत में कहा है। इसी षड्यंत्र के चलते रिया व उसके परिजन, अब नाम लिखे हुए हैं, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती। इंद्रजीत रिया के पिता हैं, संध्या रिया की मां है और शौविक रिया के भाई हैं, ने मेरे बेटे से काफी नजदीकियां बढ़ाई और सभी मेरे बेटे के मामले में हस्तक्षेप करने लगे। इसके उपरांत मेरा बेटा जहां रह रहा था वो घर ये छुड़वा दिया गया कहकर कि उस घर में भूत प्रेत हैं और इसका प्रभाव मेरे बेटे के दिमाग पर हो गया और वहां से वो मेरे बेटे को लेकर कहीं और उस घर से छुड़वाकर मुंबई एयरपोर्ट के पास एक रिजॉर्ट था वहां ले जाकर रख दिया उन्होंने। और धीरे धीरे कर चक्रवर्ती परिवार ने सुशांत सिंह का संपर्क अपने पूरे परिवार के साथ तोड़वा दिया और पूरी तरीके से सुशांत सिंह को अपने कब्जे में ले लिया। लंबी चौड़ी एफआईआर है, लंबी चौड़ी शिकायत है, करीब 6 पेज हैं इसमें और आखिर में के सिंह साहब के सिग्नेचर है जो मेरे पास है और उसमें साफ तौर पर पिता लिखते हैं कि उनके बेटे को उनके परिवार से दूर किया गया, बहनों से दूर किया गया, बहनें जब मिलने गई तो मिलने नहीं दिया गया और सबसे खास बात, एक सोची समझी साजिश के तहत चक्रवर्ती परिवार ने सुशांत सिंह के साथ नजदीकियां बढ़ाई ताकि रिया का फिल्मी करियर भी उफान पर आए, उनको फिल्में मिले सुशांत सिंह के संपर्क के जरिए और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि उनके पैसे पर वो कब्जा कर सके। उसी पैसे का ट्रेल आज ईडी पता कर रही है। बिल्कुल, तो पूरा का पूरा मोटिव परिवार की तरफ से यही बताया जा रहा है कि जो हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को पहले इन्फ्लुएंस किया, एक तरीके से उनके दिमाग पर कब्जा किया, उनको बंधक सा बना लिया, उनकी सोच को बांध लिया, अपनी जकड़ में ले लिया, ये सब कुछ किया गया सुशांत के पैसे के लिए,
पैसा मोटिव, ये परिवार की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के बार बार बात कही जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मृत्युंजय, क्योंकि हम यहां सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, और दूसरे पक्ष की तरफ से तो हालांकि अभी तक कोई बयान आया नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से जरूर ये कहा गया कि पैसे की ट्रेल की जांच तो मुंबई पुलिस भी कर रही थी। उसने क्या बताया? सुशांत सिंह राजपूत के खातों की जांच जब मुंबई पुलिस ने की, तो फिर रिया चक्रवर्ती तक मुंबई पुलिस क्यों नहीं पहुंची? देखिए, ये बात सच है कि मुंबई पुलिस सभी पहलुओं को लेकर जांच कर रही थी। जब रिया चक्रवर्ती पुलिस थाने में आई थी सुशांत की मौत के 8 या 9 दिन बाद, तब सभी विषयों को लेकर मुंबई पुलिस ने जांच किया था। उनके अकाउंट के बारे में पूछा था, उनके रिश्तों के बारे में पूछा था, उन पर काम के दबाव या काम ना मिलने के बारे में पूछा था, तमाम विषयों के बारे में पूछा था। लेकिन मुंबई पुलिस के जांच का एंगल अलग था, और ये सामूहिक तौर पर मुंबई पुलिस ने बताया। उनके जांच का एंगल तो नेपोटिज्म, गैंगिज्म, उनको फिल्म न मिलना, फिल्म से बॉयकॉट करना, उनपे तमाम जो ग्रुपिज्म की वजह से उनपे काम पर असर पड़ना, डिप्रेशन, उनकी थियरी बिल्कुल अलग थी। पटना पुलिस की थियरी परिवार की शिकायत के आधार पर, जो अभी सुमित जी ने पूरा एफआईआर कॉपी में जिक्र किया, तो मुंबई पुलिस भले ही ये कह रही है कि उन्होंने भी मनी ट्रेल या उनके अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल की थी, और ये सच बात भी है, उन्होंने मुंबई पुलिस ने अकाउंट की जानकारी हासिल की थी। यहाँ तक कि पहले दिन 14 तारीख को मौत हुई थी, 15 तारीख को सुबह के वक्त मैं कूपर अस्पताल में था, तब मुंबई पुलिस ने, एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें उसी दिन बता दिया था कि पैसे की कोई दिक्कत नजर नहीं आती, क्योंकि उनके अकाउंट में लगभग अच्छे खासे अमाउंट मेंटेन रहे हैं, करोड़ों में उनके अकाउंट मेंटेन रहे हैं। तब ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। तो कहीं न कहीं पैसे के बारे में जानकारी तो मुंबई पुलिस ने हासिल कर ली थी, लेकिन उनके जांच का एंगल हमेशा से बिहार पुलिस की तुलना में बिल्कुल अलग रहा है। मृत्युंजय, आप जो बात कह रहे हैं उस बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं। इसी एफआईआर की 2 और लाइनें पढ़ता हूं जो आगे कमल किशोर सिंह साहब, के सिंह साहब ने कही अपनी शिकायत में, और उसके जरिए मैं ओम प्रकाश आपसे सवाल भी पूछना चाह रहा हूं। मैं ये कोट कर रहा हूं उनकी एफआईआर की एक लाइन, सुशांत के सारे विश्वास पात्र कर्मचारी रिया ने बदल दिए व उनके स्थान पर अपने परिचित को नौकरी पर रख लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते रिया व उसके परिजनों के कंट्रोल में थे। सुशांत को परिवार से बिल्कुल काट दिया गया। ओम प्रकाश, मेरा आपसे यही सवाल है। इसी लाइन में आगे लिखते हैं पिताजी कि फोन से काट दिया गया, फोन से बात नहीं करने दी जाती थी। सैमुअल मिरांडा का एक फोन था जिससे कभी कभी बात हो पाई जब सैमुअल कराते थे। मेरा सवाल आपसे 2 है ओम प्रकाश। कल सैमुअल मिरांडा से ईडी ने पूछताछ की है, काफी देर तक सैमुअल मिरांडा वहां मौजूद रहे, उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या चीजें आपको पता लग रही हैं? और दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते, पासवर्ड, ये तमाम चीजें अगर रिया के पास थे, रिया के परिजन जानते थे, तो इससे साबित कैसे होगा कि ये सुशांत सिंह राजपूत को प्रभावित कर लिए गए, उन पर दबाव बनाकर लिए गए? ये आप कैसे साबित करेगी ईडी, क्योंकि सुशांत तो है नहीं। देखिए सुमित जी, जो लाइनें आपने पढ़ी हैं वो लाइनें 120B धारा को कानूनी तौर पर जोड़ने के लिए कहती हैं कि एक साजिश के तहत उन्होंने अपने लोगों को रख लिया और उनके लोगों को मिला लिया। जैसे 120B यहाँ पर एप्लीकेबल होती है आईपीसी की। जो मिरांडा है, जो उससे पूछताछ हुई है, उससे बेसिकली पूछताछ के दौरान ईडी यही जानना चाहता था कि आपने अपने पूर्व उसको मालिक को छोड़कर आप इनकी तरफ क्यों चले गए, क्योंकि सबसे अहम सवाल था, क्या उन्होंने आपको ज्यादा पैसे दिए, क्या उन्होंने आपको कोई लालच दिया, या आपने क्या ऐसी चीज देखी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि वो वहां पर क्यों गए, उन्होंने अपना मैनेजर क्यों बदला। दूसरी महत्वपूर्ण बात उनसे पूछी गई थी कि जो पैसों का लेन देन हुआ था, उस पैसों के लेन देन में उनको क्या पता है, जो फ्लैट खरीदे रिया ने उसके बारे में उनके पास कोई जानकारी है, क्योंकि मैनेजर के तौर पे काम कर रहे थे, सारे फाइनेंशियल चीजें देखते थे। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो आज की पूछताछ के लिए, जिसके सहारे रिया से पूछताछ की जा सकती थी, वो तमाम सवाल मिरांडा से किए गए थे। जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि ये सारे चीज उनके कब्जे में थे, इसके लिए रिया से एक स्पेसिफिक सवाल आज पूछा जा रहा है कि क्या सुशांत के बैंक खातों को ऑपरेट करने के लिए, उसके जितने भी कार्ड थे उनको ऑपरेट करने के लिए, क्या रिया ने कोई अधिकार पत्र सुशांत से लिया था? यदि उनका जवाब है हाँ, तो ईडी का सवाल होगा उस अधिकार पत्र की कॉपी दिखाइए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईडी को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जांच के दौरान, जिससे पता चलता है कि इन लोगों की भूमिका उसमें हो सकती है। क्योंकि जब कोई शख्स कोई पैसा निकालने जाता है तो उसके पास एक मोबाइल नाम की चीज होती है सुमित जी, और ये मोबाइल की सीडीआर ये बताती है कि इस बैंक में जब 11:42 पर निकाला गया था पैसा, तो यहाँ पर किसकी मोबाइल की सीडीआर थी। ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है जो चरण दर चरण चलेगी, और ये काफी हद तक
ईडी इसको पूरा कर चुकी होगी और उन्हीं के बेस पर आज ये सवालों के उनको जवाब देने होंगे। एक सवाल मैं प्रकाश से जरूर लेना चाहता हूं। प्रकाश भी हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। प्रकाश लगातार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के संपर्क में है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमने देखा प्रकाश, अभी उनकी बहन श्वेता ने हर हर महादेव लिखकर ट्वीट किया। कहीं ना कहीं जीत के तौर पर इस चीज को देख रही हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ आज ईडी की पूछताछ कर पा रही है। वो रिया चक्रवर्ती जो उस पूछताछ को टालने की, अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं ये जानना चाहूंगा, जो ये कंप्लेंट है, जो एफआईआर है, जिसकी खबर आपने ब्रेक की थी प्रकाश, इसके बेसिस पर तो एफआईआर हो गई है। ईडी भी क्या इसी एफआईआर के बेसिस पर पूछताछ कर रही होगी? क्योंकि इसमें पैसे के लेन देन की बात है, पैसे के दबाव में रिया चक्रवर्ती ने संपर्क बढ़ाया, इस तरह के इल्जाम लगे हुए हैं। क्या ये सब भी बिना होगा इस पूछताछ का? देखिए सुमित, ये जो एफआईआर हुआ था इसकी कहानी बहुत छोटी और लंबी भी है कि किस तरह से इस पूरे पिक्चर में संजय झा मंत्री आए थे और जो विकास सिंह है वकील ने कहा था कि नीतीश कुमार के इंटरवेंशन के बाद ये एफआईआर दर्ज हो पाई थी। लेकिन अब तक जो एफआईआर दर्ज हुआ और उसके बाद जो सबूत सामने आए हैं, पुख्ता सबूत कह सकते हैं, न कि किसी का बयान, और वो आया है व्हाट्सएप चैट, जो मैसेजेस हैं एसएमएस के वो, और कॉल डिटेल्स। ये तीन चीजें जो है वो सीधे तौर पर सामने आई है कि कैसे व्हाट्सएप चैट के जरिए ओपी सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई थे, उन्होंने उस समय के डीसीपी दहिया को उन्होंने किस तरह से चैट पे उन्होंने ये बताया था, आशंका जाहिर की थी कि कैसे सुशांत की जान खतरे में है और उनको बचाने की कोशिश की जाए। हालांकि जो दहिया है डीसीपी, उन्होंने कहा कि इस पर फॉर्मल कंप्लेन नहीं किया गया था। लेकिन अगर देखा जाए प्राथमिकी तौर पर, अगर ऊपर भी देखा जाए, तो ये बात जरूर है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार था वो जानता था पूरी तरह से कि सुशांत सिंह राजपूत पर कोई न कोई परेशानी है, किसी न किसी तरह से वो मुश्किल हालात में है। वो बचाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि सुशांत सिंह के साथ में रिया थी और फैसले सुशांत सिंह खुद ले रहे थे, चाहे जिस भी अंदाज में ले रहे हो। तो ये जो बात सामने आई है, तो एफआईआर में एक बात तो साफ है कि उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे उसकी जानकारी मुंबई पुलिस को भी थी, उसकी जानकारी परिवार वालों को भी थी, और उसकी जानकारी रिया चक्रवर्ती के परिवार वालों को भी थी, और साथ ही जो उनके सहयोगी थे उन लोगों को भी जानकारी थी। लेकिन ये मामला मौत का, खुदकुशी का हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए अब परत दर परत चीजें खुल रही हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को ये लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब कहीं न कहीं फेरे में आ गई है। जो अब तक हंसती मुस्कुराती दिख रही थी पुलिस स्टेशन में या कहीं और भी, अब उनके चेहरे से ये मुस्कान गायब है, और जो कहीं न कहीं तसल्ली दे रहा होगा इसके परिवार को कि जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो अब फेरे में है, कानून के शिकंजे में है। नहीं, बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं प्रकाश, क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉडी लैंग्वेज जो है ना रिया चक्रवर्ती की, वो पूरी तरीके से बदल गई है। कहाँ तो हमने रिया चक्रवर्ती को देखा था 21 जून को, जब वो मुंबई पुलिस के थाने में पहुंची थी, वहां पर मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। तब तो रिया चक्रवर्ती काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, उन्होंने ना अपना चेहरा छुपा रखा था, हाँ मास्क जरूर उन्होंने अपने चेहरे पर लगा रखा था। लेकिन आज जिस समय ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती दाखिल हो रही थी, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, देखिए आप किस तरीके से नजरें चुराती सी नजर आ रही है रिया चक्रवर्ती, पूरा चेहरा अपना ढका हुआ है रिया चक्रवर्ती ने। और हम लगातार एबीपी न्यूज पर यह कह रहे हैं कि हम एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं कहानी, हम सिर्फ वो दर्शकों के सामने रख रही हैं। यहां वो साफ फर्क नजर आता है, यहां रिया चक्रवर्ती ने अपना चेहरा छुपा रखा है, रिया चक्रवर्ती कैमरों की तरफ देखकर किसी तरीके का कोई संवाद करना नहीं चाहती हैं, जबकि जब मुंबई पुलिस ने उन्हें बुलाया था पूछताछ के लिए, उस समय रिया चक्रवर्ती कैमरों को देखकर लुक दे रही थी, बाकायदा हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही थी। लेकिन आज रिया चक्रवर्ती साफ तौर पर कैमरों की नजर से बचती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। अच्छा, 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, मुझे लगता है एक बार फिर से हमें वो 6 तस्वीरें दिखानी चाहिए जहां पर रिया से क्या क्या सवाल रखे जा सकते हैं, ये हम बता रहे हैं आपको बहुत संक्षेप में। एक तो सुशांत से रिश्तों को लेकर पूछताछ होगी, दूसरा सुशांत के पैसों पर पूछताछ होगी, सुशांत की वसीयत पर पूछताछ होगी, आमदनी को लेकर पूछताछ होगी, बैंक खातों से जुड़े सवाल रखे जाएंगे, और प्रॉपर्टी को लेकर भी रिया से पूछताछ होगी। मृत्युंजय के पास आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय लगातार ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, इस समय का कोई अपडेट मिल पा रहा है आपको?
रोमाना बिल्कुल कुछ बातों का जिक्र करना चाहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, 50 मिनट पहले रिया चक्रवर्ती जो इतने दिनों तक सुशांत सिंह प्रकरण में लापता थी, ये इसी रास्ते से होते हुए, चूंकि सुबह का वक्त था और इसी समय ईडी के कई कर्मचारी भी आते हैं, इसी रास्ते से होते हुए बहुत तेजी से उनकी गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद इस जगह पर पार्क हुई और यहाँ पर आप देखें तो एक लाइनिंग खींचा गया है और यहाँ से सीधे वो ईडी दफ्तर में चली गई। ये सामने आप देख रहे हैं ईडी दफ्तर, जिसकी दूसरी मंजिल पर चली गई। हमने उनको काफी लिफ्ट तक उनके पास गए और उनसे उनका पक्ष जानना चाहा और लेकिन उन्होंने लिफ्ट लेने की बजाय वो सीधे सीढ़ियों से चलती हुई चली गई। हमने सीढ़ी तक उनको अप्रोच किया, लेकिन उनका जो रुख था वो ना बात करने का था। साथ ही साथ उनके एक व्यक्ति जो उनके साथ आए हुए थे, आप उनको टोपी में देख सकती हैं, वो लगातार उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। लगभग 50 मिनट हो गए हैं। रिया चक्रवर्ती जो इतने दिनों तक इस पूरे प्रकरण से गायब थी, दुनिया से बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि वो मुंबई में है, नहीं है, कहाँ छुपी हुई है, सामने क्यों नहीं आ रही है, तो वो आज सामने आई है। सुशांत सिंह की मौत के उनकी घटना के बाद 3 बार अब तक वो सामने आ चुकी हैं। एक 15 तारीख को सुशांत सिंह के अंतिम दर्शन के लिए आई थी और उसके बाद में मुंबई पुलिस के सामने हाजिर हुई थी और आज ईटी दफ्तर पर शामिल हुई थी। अभी सुमित जी कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको 2 बातों का जिक्र करना चाहूंगा जो मुंबई पुलिस के हवाले से हम आप बता रहे हैं। मुंबई पुलिस के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी ने एक बात का जिक्र किया था कि जो सुशांत के जीजा ओपी सिंह मुंबई आए हुए थे अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, सुशांत की बहन के साथ, तो उन्होंने सुशांत से मिलने के लिए मुंबई पुलिस की मदद ली थी। उन्होंने डीसीपी परमजीत दहिया से ये कहा था कि बांद्रा के एसएचओ को ये सूचना देकर सुशांत को बताइए कि उनके जीजा और उनकी बहन उनसे मिलने आए हैं, यहाँ पर हैं और मिलना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं परिवार का एक बात समझ में आता है। दूसरी बात यह है कि एक सवाल है मृत्युंजय आपसे, वो जो शख्स मरून टी शर्ट में काली टोपी लगाए हुए, अब कुछ पता चल पा रहा है कि वो कौन है जो रिया के साथ पहुंचे हैं अंदर, और क्या वो अभी भी अंदर ही है या वो निकल गए बाहर? नहीं, वो व्यक्ति अभी भी अंदर ही हैं, चूंकि एक रिसेप्शन बैठने की जगह है जहां पर बाहर से आए हुए मेहमान बैठ सकते हैं, वो वहां पर हैं। उनकी कार यहां पर जब लगी हुई थी उसके ठीक बाद वो यहां से निकल गए थे। ये जो आप देख रहे हैं, दोनों लोग यहीं से दाखिल हुए थे और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर गए। अभी देखिए मुंबई पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। वो व्यक्ति कौन है इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हमने कुछ पता लगाने की कोशिश की कि क्या उनके भाई वो शोविक तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि वो शोविक चक्रवर्ती तो नहीं है। उनके कोई करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं या परिवार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर वो कौन था, क्योंकि वो मास्क लगाए हुए थे और टोपी लगाए हुए थे, उनकी पहचान हम नहीं कर पाए और हमारे कैमरे के जो लेंस है वो पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती पर भी फोकस थे। तो जरूर हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे उनके साथ आए हुए व्यक्ति कौन है, लेकिन वो अभी बाहर नहीं निकले हैं, अंदर ही हैं और अंदर एक रिसेप्शन है जहां पर वो बैठे हुए हैं। रिया चक्रवर्ती ईडी अधिकारियों के सामने है, जहां वो ईडी अधिकारियों के सवाल जवाब के लिए वहां पर बैठे। जी, आप रहिए वहां पर, नजर बनाए रखिए आप लगातार। और देखिए यहां स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित मौजूद हैं और सुमित के पास दरअसल वो एफआईआर की कॉपी है जो परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें परिवार ने सीधे सीधे कटघरे में न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि रिया चक्रवर्ती के पिता, रिया चक्रवर्ती की मां, रिया चक्रवर्ती के भाई और रिया चक्रवर्ती से जुड़े कुछ और लोगों को खड़ा किया है। 7 लोगों के खिलाफ नामजद ये एफआईआर। बाकी इसकी डिटेल्स के बारे में एक बार फिर से जानते हैं सुमित से। और कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो इस एफआईआर में है, मैं चाहता हूं कि दर्शक ये सुने। दरअसल इसके जरिए हम ये समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी क्यों पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से, किस बात की छानबीन करना चाहती है रिया से पूछताछ करके। ये पिता की शिकायत है जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है और यही पे सीबीआई भी जांच करेगी। इस शिकायत में के सिंह साहब लिखते हैं कि मेरा बेटा सुशांत सिंह फिल्म लाइन को छोड़कर कुर्ग केरल में ऑर्गेनिक खेती का व्यवसाय करना चाहता था। जो उसका दोस्त महेश उसके साथ कुर्ग जाने के लिए तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं पर नहीं जाओगे और अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। और जब ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब रिया को लगा कि सुशांत सिंह उसकी इस बात को नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस बहुत कम रह गया है, ध्यान दीजिएगा, बैंक बैलेंस बहुत कम रह गया है, इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत सिंह उसके किसी काम का नहीं रहा है। तो रिया, जो कि सुशांत सिंह के साथ रह रही थी, दिनांक 8/6/2020 को सुशांत सिंह के घर से काफी सारा सामान, कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके पिन नंबर जिसमें सुशांत के अहम दस्तावेज थे, इलाज के सारे कागजात लेकर चली गई।
मेरे बेटे सुशांत सिंह का फोन नंबर अपने फोन में ब्लॉक कर दिया। ये जो इल्जाम लगे हैं परिवार की तरफ से, ये ईडी जानेगी। और महत्वपूर्ण चीज आखिर में बताना चाहूंगा, इसी एफआईआर का एक और लास्ट पेज जहां पे कुछ सवाल के सिंह साहब ने पटना पुलिस से किए हैं। सवाल नंबर 5 है जिसके जरिए वो तहकीकात चाहते हैं। ये लिखते हैं, मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाता की स्टेटमेंट से पता लगा कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर, डिटेल दिया हुआ है खाते का, कोटक महिंद्रा में रहा था। इस खाते से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकला है। इस खाते से पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए कि इन बैंक खातों ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों व सहयोगियों के साथ धोखेबाजी एवं षड्यंत्र से ठगा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी जांच एजेंसियां तमाम कर रही हैं और इसीलिए रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर में है। बहुत बड़ी खबर है, इसीलिए लगातार एबीपी न्यूज इस खबर पर बना हुआ है और पल पल की जानकारी, हर अपडेट्स आपको सबसे पहले हम लोग पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और सुमित, ये जो आपने बात बताई ना, जो उनके पिता ने एफआईआर में भी दर्ज कराई थी कि भाई मेरे बेटे का फोन नंबर जो है वो अपने फोन में ब्लॉक कर दिया। आपको ध्यान होगा कि कल एबीपी न्यूज ने आपको कॉल डिटेल्स भी दिखाई थी सुशांत सिंह राजपूत की, जिसमें साफ था 8 से 14 तक दोनों के बीच किसी तरीके की कोई बात हुई नहीं है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती इस समय ईडी दफ्तर में हैं। दोपहर 12 बजे रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंच गई थी और अब करीब 1 घंटा होने को आ रहा है। 59 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर में है। ईडी दफ्तर ने 40 सवाल तैयार कर रखे हैं। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है सुशांत से संबंधों को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर, सुशांत से जुड़ी प्रॉपर्टी को लेकर, और इन तमाम सवालों का सिलसिला इस वक्त ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से जारी है। तुरंत लौट के आते हैं, बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।